नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे पीछे लिखा हुआ है धर्म कांटा। ये धर्म कांटा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज शंखनाद में हम आपको वो खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म और उस पर चल रहे विवादित कांटे की हैं। और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले से। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी बहुत भयानक है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसियों के माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है। अब खबर यह है कि मुर्तजा के दिमाग में गोरखनाथ मंदिर परिसर में गोलीबारी करने की साजिश पनप रही थी। एटीएस को छापेमारी में मुर्तजा के घर पर एक एयर गन मिली है। क्या है इस एयर गन का आतंकी कनेक्शन? और लखनऊ में मुर्तजा ने सवालों के जवाब में क्या कहा? आखिर कैसे अपराध करने के लिए धर्म का कांटा उसके दिमाग में धसाया गया था? इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखनाथ मंदिर में धारदार हथियार लहराते अहमद मुर्तजा अब्बासी की इन तस्वीरों को देखकर तब भले ही बहुत ज्यादा दहशत न हुई हो, मगर इस तस्वीर के भीतर की जो साजिश है वो बहुत भयानक है। इस साजिश का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। सबसे पहली बात तब पता चली जब एटीएस ने मुर्तजा के गोरखपुर वाले घर पर छापा मारा। एटीएस को यहाँ एयर गन मिली। अहमद मुर्तजा अब्बासी से लगातार हो रही पूछताछ और बरामदगी के बाद अब यूपी एटीएस की टीम उसको लेकर लखनऊ रवाना हो चुकी है। लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर अब मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ होगी और इस पूछताछ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम अन्य राज्यों की इंटेलिजेंस एजेंसियां, जांच एजेंसियां के अफसर भी पूछताछ करेंगे। माना जा रहा है कि अब्बासी अपने आप को मानसिक तौर पर बीमार बताने का जो नाटक रच रहा था वो उसकी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो। अब समझिए कि आतंकियों ने मुर्तजा का इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि वो घर में एयर गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसका पूरा प्लान था कि वो गोरखपुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर पहले हथियार से हमला करेगा और फिर सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनकर गोरखनाथ परिसर में अंधाधुंध गोलियां बरसाएगा। इसी इरादे से मुर्तजा ने सुरक्षा कर्मी पर हमला किया था और जब एक जवान की एसएलआर राइफल गिर गई और दूसरे जवान ने उसे उठाने की कोशिश की तो मुर्तजा ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। मुर्तजा जान लेने और जान देने दोनों के लिए तैयार था। मुर्तजा को इस हद तक रेडिकल बनाने में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का अहम रोल था। जाकिर नाइक के वीडियो देख देख कर मुर्तजा पूरी तरह से जिहादी सोच वाला आदमी हो गया था। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे। अब हमें उसके बारे में और ज्यादा नहीं। मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस से भी प्रभावित था। इतना ही नहीं, पूछताछ में मालूम चला है कि मुर्तजा यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता था। देखिए, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकली हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है। अभी जैसा भी होगा इन्वेस्टिगेशन बाद इसके बारे में। मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद अलग अलग तरह की आशंकाओं ने जांच एजेंसियों को परेशान कर दिया है। गोरखपुर से जौनपुर, जौनपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई, अलग अलग शहरों तक जिस तरह से कनेक्शन जुड़ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। जांच से एक बात तो साफ है कि मुर्तजा का प्लान बहुत बड़ा था, इसीलिए गोरखनाथ मंदिर में अब सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। अमूमन गोरखनाथ मंदिर का ये पहला गेट है जहां पर ये घटना हुई। अहमद मुर्तजा अब्बासी सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया था, लेकिन अब यहाँ पर मुस्तैदी से हर एक व्यक्ति की जांच की जा रही है, उसकी जामा तलाशी ली जा रही है, मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। सिविल पुलिस के लोग हैं,
पीएसी के लोग हैं, जो हथियारबंद जो जवान हैं वो हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की जांच के लिए भी महिला कर्मी वहां पर अलग से तैनात की गई हैं। वो वहां पर एक अलग केबिन बनाया गया है जहां पर सुरक्षा की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी गोरखनाथ मंदिर परिसर का मुआयना कर रहे हैं, वो सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। जो घटना है उससे जो हमें सीख मिली है उसको देखते हुए यहाँ पे हम दो प्रकार से, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, दूसरा हमारे रेस्पॉन्सेस के ड्रिल्स और एसओपी को फिर से विजिट कर रहे हैं कि उनमें क्या चेंजेस लाएं कि हमारा रेस्पॉन्स बेटर हो सके और हम जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। इधर मुर्तजा को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया था। उससे जानने की कोशिश हो रही है कि उसके साथ साजिश में कौन कौन शामिल है और कहां से जुड़े हैं ये साजिश के तार। कुछ विवेचना के क्रम में क्या कुछ सामने आया है? अभी मुख्य अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ था उसको एटीएस ने अपने रिमांड पे लिया है और उसको लेके यहाँ मुख्यालय लाया गया है। अब आगे की विवेचना चल रही है। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं मुर्तजा स्लीपर सेल की तरह तो काम नहीं कर रहा था। पुलिस को मुर्तजा के पास कई बैंकों के डेबिट कार्ड मिले हैं, उसके बैंक के लेन देन की भी जांच की जा रही है। गजवातुल हिंद के मिनहाज के साथ मुर्तजा के रिश्ते की भी जांच हो रही है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही गोरखपुर की ये साजिश सच बनकर सामने आएगी। गोरखपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म का एक और कांटा चुभ गया है उन लोगों के दिलों में जो स्वाद के शौकीन हैं। दिल्ली में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने के ऐलान के बाद अब बीजेपी के सांसद और नेता ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू तीज त्योहारों पर पूरे देश में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। अब बीजेपी नेताओं के बयानों पर विपक्ष हमलावर है और खाने पर मची हुई है खलबली। वैसे तो खाना निहायत ही निजी मसला है। स्वाद से कोई समझौता काहे करेगा? जिसे जो पसंद होगा वो खाएगा, नहीं पसंद होगा तो नहीं खाएगा। मगर इस बेहद निजी मसले को राजनीति में मुद्दा बना दिया गया है। पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में मांस की दुकानों पर बैन लगाया और अब बीजेपी सांसद मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का एक इलाका ही नहीं पूरे देश में नवरात्रि पर मांस बैन कर दिया जाना चाहिए। देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। परवेश वर्मा को पसंद नहीं कि नवरात्रि पर लजीज बिरयानी बिके या बने, मगर रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर कबाब, निहारी बिहारी की दुकानें बंद करा देना चाहिए। भारत का जो ट्रेडिशन है भारत में वही चलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्रों के पर्व पे हम इन दिनों को बिल्कुल पवित्र दिन मानते हैं, तो नवरात्रों का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ऐसे पर्व हैं जहां हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां जहां जहां हिंदू इस चीज को लाइक नहीं करता है वहां हर जगह ये मीट बंद हो जानी चाहिए मीट इन दिनों के दौरान में। अब स्वाद पर जोरदार सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी बेवजह के मुद्दे बना रही है, तो शिवसेना कह रही है कि ये बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स है। राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? ये वही सोच है जो ध्रुवीकरण की सोच है, ना कि प्रगति की सोच हो। कह रहे भैया दिल्ली में मत लेना दारू मीट, जाके नोएडा से ले लो। महरौली में मत लेना, दिल्ली में मत लेना, जाके गुड़गांव में ले लो। पहले खट्टर साहब से तो बात कर लो, आदित्यनाथ जी से भी बात कर लो। ये क्या है कि एनसीआर में बिकेगा दारू मीट और एमसीडी में राजनीति करनी है, ड्रामा करना है। अब हाल ये है कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ। संविधान मुझे मेरे मन के हिसाब से मीट खाने की इजाजत देता है और दुकानदारों को ये आजादी कि वो अपना कारोबार चला सके। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया, मोदी सरकार बड़े व्यापारियों के लिए तो ईज ऑफ बिजनेस चाहती है और अपनी विचारधारा के गुर्गों के लिए नफरत फैलाने की आसानी। जो आमदनी में घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मीट अशुद्ध नहीं है, वो प्याज और लहसुन की तरह है। सिर्फ 99% ही नहीं बल्कि 100% लोगों को ये आजादी है कि अगर वो नहीं चाहें तो मीट न खरीदें। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली वालों की राय। दिल्ली के मशहूर INA मार्केट में मीट बैन के फैसले पर सुनिए लोगों की राय। रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं, तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? और इनमें जो दुकानों में लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली, मीट और जो भी सामान पड़ा है, तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? एक तो कारोबार नहीं और दूसरा इतना नुकसान। अब तो एकदम पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी नवरात्रे के 3 दिन हो चुके हैं, 6 दिन रह गए हैं। अगर हम कल से भी अपनी दुकान अगर बंद करते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है, इंसिस्ट करती है, तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा। कर्नाटक से निकले हिजाब और हलाल के विवाद के बाद अब दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट बैन की बिसात पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के दावों की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि देश के मुसलमानों को प्रतिबंध से जुड़े किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। आज तक ब्यूरो। देश भर में तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मीट, मांस, मछली इसका सेवन करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी के सांसद जो मांग कर रहे हैं, क्या उस पर विचार किया जाएगा और आगे आने वाले वक्त में इसको लेकर कोई फैसला हो सकता है? इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल बात बीजेपी की करते हुए आगे बढ़ते हुए 42वां जन्मदिन आज बीजेपी मना रही है अपना। इस खास मौके पर बीजेपी में जश्न मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये जश्न है एक पार्टी का, शून्य से शिखर तक के सफर का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये जश्न है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जन्मदिन का। आज बीजेपी 42 साल की हो गई। कभी 2 सीटें जीतकर संसद में पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शिखर पर है। ऐसे में पार्टी की 42वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी दफ्तर में जोरदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनाव निशान कमल को मां स्कंद माता से जोड़ा। मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा, परिवारवाद पर तंज कसा। कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस के 70 साल रहे पिछली सरकार की नीतियां नहीं। एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। निराशा ही निराशा थी।
आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज ही के दिन 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। जनता पार्टी से अलग होकर एक ऐसे दल की नींव रखी गई जो भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में विख्यात हुई। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जहां से शुरू हुआ ये सफर बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तक के मुकाम तक ले गया। आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी के 42 साल पूरे, आज हैप्पी बर्थडे और उसी का सेलिब्रेशन देख रहे थे आप इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का जल्दी से हम रुख करेंगे। आपको बता दें, सदन के भीतर इशारों ही इशारों में देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से निशाना साधा गया है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के ऊपर। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए संजय राउत पर अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा है, किसी की भी आंख में आंख डालकर दे सकता हूं जवाब। आपको बताते चले, जिस तरह से ईडी ने संपत्ति संजय राउत की अटैच की है, उस मुद्दे को लेकर लगातार शिवसेना सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि दरअसल वो बीजेपी को घेरते हैं, इसलिए परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपने मन की बात कही। जब उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह ने कहा है, मेरे मन में चोर नहीं है और मैं किसी से भी आंख में आंख डालकर बात कर सकता हूं। बिना नाम लिए संजय राउत पर अमित शाह का ये निशाना सदन के भीतर। किसी की भी आंख में आंख डालकर मैं दे सकता हूं जवाब, मैं किसी से डरता नहीं हूं। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई कि अगर कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं किसी भी फोरम पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। अमित शाह की ओर से ये बातें भी कही गई। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। संजय राउत के परिवार से जुड़ी कई संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया है, जिसको लेकर लगातार शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर आज शरद पवार एनसीपी प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का नाम तो नहीं लिया गृहमंत्री ने, लेकिन इशारों इशारों में निशाना साधा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक धमाका हुआ। धमाके की खबर है, श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के करीब ब्लास्ट की खबर है, जिसके कारण एक टेम्पो ड्राइवर की जान चली गई। सिलेंडर धमाके में टेम्पो ड्राइवर की जान चली गई है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के करीब ये ब्लास्ट हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही यह धमाका हुआ, आसपास डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। सिलेंडर धमाके में टेम्पो ड्राइवर की जान चली गई। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के करीब जो ब्लास्ट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी इस संगठन की ओर से ली गई है। हालांकि पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और आतंकवादियों की तलाश भी की जा रही है। सिलेंडर में अचानक से धमाका होता है, जिसके बाद जब तक कोई समझ पाता तब तक एक टेम्पो ड्राइवर उसकी चपेट में आ गया और उसकी जान चली गई। रेसिस्टेंस फ्रंट ने, आतंकी संगठन, इसने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।